हेलो दोस्तों, आप सभी को भारत स्टडीज यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आप सभी दोस्तों जो LNMU यूनिवर्सिटी में यूजी पार्ट 2 की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए यह वीडियो या क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आज हमारा क्लास 9th है। इससे पहले हम 8 क्लास ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने अब तक उन 8 क्लास को नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे LNMU दरभंगा करके प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे। वहाँ से आप निश्चित रूप से सभी वीडियो को देख लीजिए। ग्रेजुएशन पार्ट 2 की तैयारी उन सभी स्टूडेंट के लिए खासकर जिनका ऑनर्स पेपर पॉलिटिकल साइंस है, उन सभी के लिए यह क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप घर बैठे हुए इस क्लास से पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक निश्चित करें और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें। दोस्तों, आप ये निश्चित रूप से मान के चलिए कि आपका एग्ज़ाम होगा, चाहे कम नंबर का हो, 50% ही हो या फिर असाइनमेंट ही क्यों ना लिखना पड़े, पर एग्ज़ाम होगा। इसलिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है, पढ़ना ही पड़ेगा आपको। तो ग्रेजुएशन पार्ट 2 जिनका एग्ज़ाम जुलाई से अगस्त के बीच हो सकता है, कोई अभी ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है। जैसे ही ऑफिशियल नोटिस आएंगे मैं आपको निश्चित रूप से बताऊंगा। तो आप निश्चित रूप से और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, बने रहिए हमारे साथ। अब आते हैं हम अपने आज की क्लास पर। आज हम स्विट्ज़रलैंड के पार्ट 3 की ओर बढ़ रहे हैं। अर्थात इससे पहले हम स्विट्ज़रलैंड के 2 पार्ट पढ़ चुके हैं, यानी कि स्विट्ज़रलैंड के 2 तरह के क्वेश्चन जो स्विट्ज़रलैंड पर बन सकते हैं, स्विट्ज़रलैंड के संविधान पर बन सकते हैं, वहाँ की राजनीति पर बन सकते हैं। इसके 2 टाइप के क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। आज हमारा 3rd टाइप है। तो आप चिंता बिल्कुल भी मत कीजिएगा। इसके कुल 5 टाइप हमने बना रखे हैं, तो पांचों ही टाइप हम निश्चित रूप से आपको प्रोवाइड कराएंगे। आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। तो आइए अब हम आज की क्लास की ओर बढ़ते हैं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक निश्चित रूप से करें। नेक्स्ट जो आज हम पढ़ने वाले हैं, उससे पहले अगर आप अब तक हमारे सोशल मीडिया अकाउंट पे नहीं जुड़े हैं तो अभी जुड़ जाइए। भारत स्टडीज टेलीग्राम लिंक है हमारा। अगर आप उसमें भारत स्टडीज टाइप करेंगे तो आपको वहाँ पे टेलीग्राम लिंक में टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा और डिस्कशन बॉक्स में भी टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक और टेलीग्राम ग्रुप है, वो है LNMU के स्टूडेंट के लिए। LNMU यूनिवर्सिटी दरभंगा के टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसमें भी ज्वाइन हो जाइए। आप ज्वाइन होते ही देखिएगा कि वहाँ सारे वीडियो का नोटिफिकेशन दिया गया है। उसी ग्रुप में ज्वाइन होइएगा जहाँ भारत स्टडीज का वीडियो का नोटिफिकेशन दिया हुआ होगा। तो आप निश्चित रूप से इन दोनों ही टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। हम आपको वहाँ न्यूज़ और कंटेंट दोनों ही उपलब्ध कराते हैं। अगर आपने अब तक हमारे फेसबुक पेज को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी लाइक करें, और फेसबुक पेज भी है भारत स्टडीज। तो चलिए अब हम अपने आज की क्लास की ओर बढ़ते हैं। हमारे 3rd टॉपिक है स्विट्ज़रलैंड के संविधान के बारे में, स्विट्ज़रलैंड की राजनीति के बारे में। तो 3rd टॉपिक जानते हैं। 3rd टॉपिक है स्विस संघीय परिषद की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए, या स्विस संघीय परिषद की रचना तथा कार्यों का वर्णन कीजिए, तथा स्विस संघीय परिषद का संघीय सभा से संबंधों की विवेचना कीजिए। आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन को थोड़ा बदल भी सकता है, पर आपको देखना उसमें यही है कि क्या उसमें स्विट्ज़रलैंड के
संघीय परिषद के बारे में पूछा गया है, अगर उसमें स्विट्ज़रलैंड के संघीय परिषद के बारे में पूछा गया है, चाहे उसकी विशेषता हो, उसके संबंधों की विवेचना हो या फिर उसकी परिषद हो, आपको देखना है कि सिर्फ उसमें स्विट्ज़रलैंड के संघीय परिषद के बारे में पूछा गया है, वो लिखा हुआ है, तो उसकी जो भी बारे में उसमें पूछा गया होगा उस सभी के लिए जो मैं आपको आंसर देने जा रहा हूँ वो उन सभी क्वेश्चन के लिए अप्लाई होगा। तो आइए हम आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं। मानसून आ चुका है, आनंद लीजिए, घर पे बैठ के आराम से वीडियो को देखिए और तैयारी कीजिए। इस मौसम का मज़ा ही कुछ अलग है। चलिए अब हम अपने क्लास की ओर बढ़ते हैं। स्विट्ज़रलैंड में संघीय सरकार का सबसे अनुमान तथा विचित्र लक्षण उसकी बहुल कार्यपालिका है। इसमें अध्यक्षात्मक तथा संसदीय दोनों प्रकार की शासन प्रणाली के गुण पाए जाते हैं। अगर अब तक आपने अध्यक्षात्मक और संसदीय प्रणाली के बीच की प्रणाली को नहीं जाना है तो आप इससे पहले वाला वीडियो निश्चित रूप से देखें। वो दोनों वीडियो जो हमने स्विट्ज़रलैंड के संविधान के ऊपर बनाया है वो दोनों ही वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको उसमें सारी जानकारियाँ उपलब्ध हो जाएगी। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, हम यहाँ से पॉइंट वाइज पढ़ेंगे और थोड़ा थोड़ा पॉइंट हमारी, आप जानते हैं कि हम अच्छे पॉइंट को छांटते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा है रचना। आप इसे अंडरलाइन भी कर सकते हैं या फिर पॉइंट भी बना सकते हैं। रचना, कंपोजिशन। सन 2000 के संविधान में संघीय परिषद को संघीय सरकार नाम दिया गया। परिषद के सदस्यों की संख्या 7 है। इनका चुनाव संघीय सभा के दोनों सदनों की एक संयुक्त बैठक में होता है। संघीय परिषद का चुनाव 4 वर्षों के लिए होता है। इस अवधि से पूर्व इसे नहीं हटाया जा सकता। यदि 4 वर्ष से पूर्व कोई स्थान रिक्त हो जाए तो उनको संघीय सभा अपने अगले अधिवेशन में शेष अवधि के लिए किसी एक व्यक्ति का चुनाव करके भर सकती है। संघीय परिषद का रचना के बारे में भी हम जानते हैं। हम आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इस परिषद में 7 मेंबर होते हैं। इन 7 मेंबर में से कोई एक मेंबर आपका अध्यक्ष होता है, पर पावर उसे कोई विशेष नहीं दिया जाता है। जैसे कि यहाँ होता है कि अध्यक्ष को कुछ विशेष पावर दिया जाता है, पर यहाँ के अध्यक्ष को कोई भी विशेष पावर नहीं है। बचे हुए 6 मेंबर का जितना पावर है उतना ही पावर इस 7वें मेंबर जो वहाँ के अध्यक्ष होते हैं उनका भी है। इनका चुनाव वहाँ की दोनों सभाओं के द्वारा एक संयुक्त बैठक में लिया जाता है और इन्हें 7 मेंबर अर्थात 7 लोगों का इसमें चुनाव होता है, जिनका कार्यावधि होता है 4 वर्षों के लिए। 4 वर्ष तक इनका कार्यावधि होता है। इस 4 वर्ष के पहले इन्हें किसी भी हालत में किसी भी परिस्थिति में नहीं हटाया जा सकता। हाँ, अगर परमात्मा चाहे तो इनकी मृत्यु हो सकती है, पर मृत्यु के पश्चात जितना दिन इनका शेष रहेगा उनके लिए फिर से इन दोनों सभाओं को एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति जितना भी घटे होंगे उनके अनुसार उनका चुनाव करके शेष दिनों के लिए वहाँ पर फिर से पदनियुक्त कर दिया जाएगा। अब नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। सदस्यता के लिए योग्यताएँ। आज हम कुछ जल्दी में इसलिए आपको पढ़ा रहे हैं ताकि अगला वीडियो जो था वो क्लास 8 का कुछ बड़ा हो गया था। हम नहीं चाहते हैं कि ये वीडियो उतना बड़ा हो और टॉपिक ये बहुत बड़ा है, तो इसलिए थोड़ा स्पीड हम रखे हुए हैं। सदस्यता के लिए योग्यता, वो जो मेंबर होते हैं जिनका वो 7 मेंबर जिनका इसमें चुनाव होता है उनकी योग्यताएँ क्या होगी इस बारे में हम जानते हैं। कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रीय परिषद का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता है संघीय परिषद का सदस्य चुना जा सकता है। व्यवहार में वे ही व्यक्ति संघीय परिषद के सदस्य चुने जाते हैं जो संघीय सभा के सदस्य हैं। संघीय परिषद के सदस्य चुने जाने के बाद उन्हें संघीय सभा की सदस्यता की त्यागनी पड़ती है, परंतु वे संघीय सभा की बैठक में भाग ले सकते हैं तथा सब विषयों पर अपने विचार भी व्यक्त कर सकते हैं, परंतु मत नहीं दे सकते। संघीय परिषद का कोई भी सदस्य स्विस कॉन्फेडरेशन या राज्य मंडल के किसी अन्य लाभ पद पर अथवा कैंडन के किसी लाभ पद पर एक साथ नहीं रह सकता, या वह व्यापार तथा उद्योग धंधे को भी अपने नाम से नहीं चला सकता। कहने का तात्पर्य यह है कि
ये जो 7 मेंबर होते हैं, इनकी योग्यता वही होती है जो संघीय सभा के मेंबर होने के लिए होती है। अर्थात संघीय सभा का कोई भी मेंबर संघीय परिषद का वो 7 मेंबर बन सकता है। इनके लिए कोई विशेष योग्यता नहीं है, परंतु जब वो संघीय परिषद का मेंबर बन जाए तो उन्हें संघीय सभा से इस्तीफा देना पड़ेगा। अर्थात वो एक साथ इन दोनों ही सभाओं का मेंबर नहीं हो सकता, वो किसी एक ही सभा का मेंबर हो सकता है। और अगर वो संघीय परिषद का मेंबर बन गया तो वो किसी भी व्यवसाय को अपने नाम से नहीं चला सकता या किसी भी सरकारी पद पर नहीं बना रह सकता। ये इसका कंडीशन है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। संघीय परिषद के सदस्यों की विशेष अधिकार तथा उन्मुक्तियां, अर्थात उनके सदस्य को क्या विशेष अधिकार प्राप्त हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। संघीय परिषद के सदस्यों की संघीय सभा के सदस्यों के लगभग समान ही विशेष अधिकार तथा उन्मुक्तियां प्राप्त हैं। अपने कार्यकाल में सभी संघीय पार्षद सैनिक सेवा से मुक्त रहते हैं। उनके विरुद्ध कोई फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। यदि संघीय परिषद किसी मुकदमे के बारे में या विशेषाधिकार समाप्त कर दे तो उनके विरुद्ध फौजदारी अभियोग चलाया जा सकता है। यदि संघीय परिषद इस विशेष अधिकार को समाप्त न करे तो यह मामला संघीय सभा में ले जाया जा सकता है। संघीय परिषद के सदस्यों के विरुद्ध मुकदमा केवल संघीय न्यायाधिकरण में ही चलाया जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि संघीय परिषद यानी कि संघीय परिषद जो है, संघीय परिषद और एक होता है हमारा संघीय सभा, तो इसकी जो क्वालिफिकेशन होती है, इसकी जो विशेषता, इसकी जो अधिकार होती है, वो सभी अधिकार इसे प्राप्त होती है। और इसके अलावा भी कुछ इन्हें अधिकार प्राप्त हैं, जैसे कि इन पर कोई भी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, सैनिक कार्रवाई से ये बिल्कुल ही मुक्त रहते हैं। ऐसे ही छोटी छोटी और भी इनका विशेषताएं प्राप्त हैं। नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष। अध्यक्ष के बारे में तो हम बहुत बार आपको बता चुके हैं। उपाध्यक्ष, इसके बारे में अभी हम जानेंगे। अध्यक्ष के बारे में भी जानेंगे, विस्तृत से जानेंगे, चिंता करने की कोई बात नहीं है। संघीय सभा के दोनों सदनों अपनी एक संयुक्त बैठक में संघीय परिषद में से एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष 1 वर्ष के लिए चुनते हैं। अर्थात संघीय सभा के दोनों सदन एक संयुक्त बैठक करते हैं। उस संयुक्त बैठक में संघीय पार्षदों में से एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष 1 वर्ष के लिए होता है। जो वो 7 मेंबर बने हैं संघीय परिषद में, उनमें से एक को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष, वो भी सिर्फ और सिर्फ 1 ईयर के लिए नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट अगला है कि संघीय परिषद का अध्यक्ष ही स्विट्जरलैंड का राष्ट्रपति कहलाता है। अब यहाँ से आपको एक नई बात जानने को मिली कि जो ये 7 मेंबर होते हैं, इन 7 मेंबर में से जो एक अध्यक्ष बनते हैं, ये 7 मेंबर हुए, इस 7 मेंबर से जो एक अध्यक्ष बना, वो एक अध्यक्ष ही स्विट्जरलैंड का प्रेसिडेंट भी होता, अर्थात स्विट्जरलैंड का राष्ट्रपति भी होता है। वह लगातार 2 वर्षों के लिए अध्यक्ष नहीं चुना जा सकता। ये सिर्फ 1 ईयर के लिए ही होता है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। परंतु वह 1 से अधिक बार अध्यक्ष निर्वाचित हो सकता है। 1 बार निर्वाचित हुआ एक वर्ष के लिए, दूसरी बार फिर चाहे तो वो निर्वाचित हो सकता है, लेकिन 1 ही वर्ष के लिए। ये कंडीशन है। स्विट्जरलैंड में यह रूढ़ि अथवा परंपरा स्थापित हो गई कि उपाध्यक्ष को अगले वर्ष अध्यक्ष चुन लिया जाता है। संघीय सभा संघीय परिषद के सदस्यों में से प्रधान तथा उप प्रधान चुनते समय ज्येष्ठता के नियम का ध्यान रखते हैं। अर्थात कौन बड़ा है कौन छोटा है, उन 7 मेंबरों में से
इसका भी विशेष ध्यान रखा जाता है। जो बुजुर्ग हैं उन्हें अध्यक्ष चुन लिया जाता है, जो उनके कम उम्र के हैं उन्हें उपाध्यक्ष चुन लिया जाता है, और 1 वर्ष के बाद फिर से इन्हें ही यह अध्यक्ष पद दे दिया जाता है। यही कुछ परंपराएं भी वहाँ की चलते आए हैं। 7 सदस्यों में से बारी बारी कोई ना कोई अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष बनते रहते हैं। आप ऐसे भी मान सकते हैं। देखिए 7 मेंबर हैं, 4 वर्षों के लिए इनका, थोड़ा स्पष्ट करता हूँ, 7 मेंबर हैं, 4 वर्षों के लिए इनका चुनाव हुआ, 4 वर्षों के लिए। पहले वर्ष 1 अध्यक्ष 1 उपाध्यक्ष, दूसरे वर्ष भी 1 अध्यक्ष 1 उपाध्यक्ष, तीसरे वर्ष भी 1 अध्यक्ष 1 उपाध्यक्ष, चौथे वर्ष भी 1 अध्यक्ष 1 उपाध्यक्ष। तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल 8 बार, यानी कि 8 मेंबर का पद इसमें 4 सालों में होता है। तो कोई 1-2 मेंबर रिपीट भी होते हैं। अगर उन परंपराओं को छोड़ ले कि 7 को मौका देना है, 7 को मौका मिलने के बाद भी एक ऐसा बंदा होगा, एक ऐसा मेंबर होगा जो रिपीट होगा, चाहे उपाध्यक्ष के पद पे रिपीट हो या अध्यक्ष के पद पे रिपीट हो, पर उसे रिपीट करना पड़ेगा। ये है यहाँ का नियम। और ऐसा नहीं है, ये मैं आपको एक व्यवहारिक बात बताया। ऐसा भी हो सकता है कि 7 मेंबर हैं और एक ही मेंबर को बारी बारी 4 बार अध्यक्ष चुन लिया जाए 4 सालों के लिए, ये भी संभव है। बाकी 6 को कुछ मिले ही नहीं, ये उपाध्यक्ष ही बन के रह जाए, ये भी संभव है। पर ऐसा देखने को नहीं मिला है, बारी बारी से सभी को मौका दिया जाता है। उपराष्ट्रपति या उपाध्यक्ष, ये भी बात, जो वहाँ के अध्यक्ष होते हैं वो राष्ट्रपति और जो उपाध्यक्ष होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं। अन्य संघीय परिषदों की भांति एक विभाग का प्रमुख होता है, परंतु अध्यक्ष या राष्ट्रपति की अस्वस्थता तथा उनकी अनुपस्थिति में राष्ट्रपति पद पर कार्य करता है तथा संघीय परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। कहने का तात्पर्य कि माना कि उनके जो अध्यक्ष हैं वो हमारे इंडिया की यात्रा पे आए, और ये इंडिया पहुँचे कि वहाँ पे कुछ ऐसी घटनाएं हो गई जिसका फैसला राष्ट्रपति को ही करना है। अब राष्ट्रपति को इंडिया में, स्विट्जरलैंड में तो है नहीं, तो क्या किया जाए? तो वहाँ जो अभी उपराष्ट्रपति हैं वो राष्ट्रपति का कार्यभार करते हैं, और अगर कोई बैठक होता है तो उसकी अध्यक्षता भी यही करते हैं। ये जो उपराष्ट्रपति हैं यही उस बैठक की अध्यक्षता भी करते हैं। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। ये बहुत अच्छा टॉपिक था और आप इस टॉपिक पे जितना चाहे लिख सकते हैं, और आपको ये नंबर भी देता है ये टॉपिक, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। फेडरल काउंसिलिंग की बैठकें। संघीय परिषद या संघीय सरकार की बैठक सप्ताह में 1 बार होती है, और यदि आवश्यकता हो तो 2 बार भी हो सकती है। संघीय परिषद की बैठक में गणपूर्ति 4 रखी है, अर्थात बैठक होने के लिए कम से कम 4 सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है। प्रायः संघीय परिषद की बैठक में बहुत ही कम अनुपस्थिति होती है। सभी निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं, परंतु कोई भी निर्णय तभी वैध अर्थात लीगल समझा जाता है जबकि उसके पक्ष में कम से कम 3 सदस्य का बहुमत हो। कहने का तात्पर्य ये कि 4 मेंबर जो 7 हैं, किसी भी बैठक में भाग लेने के लिए 4 मेंबर का अनिवार्यता है, इससे कम नहीं हो सकता, तब बैठक ही नहीं होगा। तो आप ये भी समझ लीजिए कि अधिकतर बार यही देखा गया है कि 4 से 5 ही मेंबर बैठक में उपस्थित ही रहते हैं किसी ना किसी कारणवश। अगर कोई विशेष स्थिति नहीं है तो नॉर्मल स्थिति में यही 4-5 मेंबर उपस्थित रहते हैं। अब बात आई कि कोई बहुमत लेना है तो बहुमत का न्यूनतम वोट है 3। अगर कोई बिल पास कराना है तो न्यूनतम वोट है 3। अगर 4 मेंबर हैं तो 3, ठीक है।
अगर 5 मेंबर है तो 3, तो भी बहुमत में हुआ। अगर 6 मेंबर हैं तो 4 हो जाएगा, तब 3 से काम नहीं पड़ेगा, तो मैच ड्रॉ हो जाएगा। और तब अगर ड्रॉ हुआ तो वो फिर संघीय सभा में चला जाएगा बात। हाँ, अगर 7 हुआ तो भी 4 से काम चल जाएगा। तो इन 4 और 5 के लिए 3 का कंडीशन है, और 6 और 7 के लिए 4 बहुमत चाहिए अगर उपस्थित हैं तो। और 3 का तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि 3 उपस्थित हैं तो सभा का मान्यता ही होगा। सभा का न्यूनतम सदस्यों की संख्या है 4, जिसके बहुमत के लिए 3 का हाँ कहना आवश्यक है। चलिए, क्योंकि आप ऐसे भी सोचिए ना, अगर 4 मेंबर हैं और अगर 2 ने ही हाँ कहा तो बहुमत हुआ ही नहीं ना। 4 ने 2 ने हाँ कहा तो फिर 2 तो नहीं भी कहे ने, तो ये तो इक्वल हो गया। इसलिए बहुमत के लिए 3 का हाँ कहना आवश्यक है। इसी सोच पे ये न्यूनतम निर्धारित की गई है, कोई विशेष नहीं है पद्धति। हाँ, ये 4 मेंबर उपस्थित रहना ये विशेष पद्धति है, न कि बहुमत का आंकड़ा 3 देना ये विशेष पद्धति है। भाई 2 अगर देगा तो वो तो इक्वल हो जाएगा ना, तो वो तो बहुमत हुआ ही नहीं। चलिए नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। संघीय परिषद या संघीय सरकार के कार्य और शक्तियाँ। संघीय परिषद को निम्नलिखित शक्तियाँ प्राप्त हैं। स्विस संविधान के अनुच्छेद 95 के अनुसार संघीय परिषद स्विट्जरलैंड में सर्वोच्च निर्देशक तथा कार्यपालक सत्ता है। अनुच्छेद 102 के अनुसार 102 के अनुसार संघीय परिषद की शक्तियों का वर्णन निम्नलिखित है। देखिए 2 अनुच्छेद जो आपको याद रखना है इस सवाल के लिए, संघीय परिषद की सवाल के लिए, वो है अनुच्छेद 95 अर्थात आर्टिकल 95 और आर्टिकल 120। ये 2 अनुच्छेद आपको याद रखना है। अनुच्छेद 95 के अनुसार यहाँ सर्वोच्च निर्देशन और कार्यपालिका का सत्ता के बारे में प्राप्त निर्देशन दिया हुआ है। और अनुच्छेद 102 के बारे में जो विशेष कुछ पॉइंट दिए गए हैं, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो उसका फर्स्ट पॉइंट है, यह कानूनों और अध्यादेशों के अनुसार संघीय कामकाज का संचालन करती है। सेकेंड, यदि कानूनों का उल्लंघन हो तो यह उन मामलों को संघीय न्यायालय को सौंप सकती है। थर्ड, यह स्विट्जरलैंड की आंतरिक सुरक्षा, शांति और व्यवस्था के लिए प्रबंध करती है। फोर्थ, यह संघीय कानूनों तथा अध्यादेशों को लागू करने की व्यवस्था करती है। 5, यह संघीय न्यायाधिकरण के नियमों को लागू करती है। 6, कैंटनों के बीच झगड़ों के बारे में जो समझौते अथवा निर्णय होते हैं उनको यह लागू करती है। 7, यह ऐसी नियुक्तियां करती है जिनका अधिकार संघीय सभा, संघीय न्यायाधिकरण या किसी अन्य सत्ता को नहीं है। 8, यह कैंटनों के मध्य एवं विदेशों से की गई संधियों की जांच करती है। 9, यह कैंटनों के संविधान में दी गई गारंटियों को लागू करती है। 10, यह स्विट्जरलैंड के हितों की विदेशों में रक्षा करती है या विदेशी मामलों की देखभाल करती है। 11, यह विदेशी आक्रमणों से स्विट्जरलैंड की रक्षा करती है। 12, यह संकटकालीन स्थिति में संघीय सभा का अधिवेशन न हो तो संघीय परिषद को नई आवश्यकता सेना तैयार करने और उसका उपयोग करने का अधिकार है। 13, यह कैंटनों के उन कानूनों या अध्यादेशों की जांच करती है जो इसके लिए रखे जाते हैं। 14, यह संघीय सेना तथा प्रशासन की देखभाल करती है। 15, यह संघीय प्रशासन के सभी अधिकारों तथा कर्मचारियों के सरकारी कामकाजों की देखभाल करती है। ये कुल 15 पॉइंट थे, या 15 पॉइंट थे जो हमें आर्टिकल 102 के अंतर्गत मोस्ट इम्पोर्टेंट 15 पॉइंट थे। हम कुछ जल्दी में पढ़ें क्योंकि टॉपिक अब भी 3-4 कंटेंट बचा हुआ है, हमें समय का भी अभाव है। तो अगर आप नहीं समझे तो इस वीडियो को फिर से एक बार निश्चित रूप से देखें और सुने। मेरा से पूरी तरह से वादा है कि आप अगर दोबारा भी इस वीडियो को देखते हैं तो आपको बहुत लाभ होगा और इन 15 पॉइंट को आप अच्छी तरह से समझेंगे।
अगर हो सकता है तो हम 15 पॉइंट का एक अलग वीडियो भी आपको प्रोवाइड करा दें, आप वो देख लीजिएगा, पूरा स्पष्ट हो जाएगा। इस वीडियो में इन 15 पॉइंट पे अलग अलग व्याख्या देना संभव नहीं है, क्योंकि हमारे पास टाइम भी अभाव रहता है। तो चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जो कि फर्स्ट था हमारा कार्यपालिका शक्ति, और उसके अंतर्गत हम 95 और 102 आर्टिकल को पढ़ रहे थे। अब सेकेंड है वैधानिक शक्ति। वैधानिक शक्ति के अंतर्गत भी कुछ पॉइंट हैं, उसे देखते हैं। फर्स्ट है संघीय परिषद सभी महत्वपूर्ण विधेयक तैयार करवाती है। सेकेंड है संघीय परिषद संघीय विधानसभा के प्रस्ताव या प्रार्थना पर विधेयकों को तैयार करती है और उनकी संघीय सभा को सामने प्रस्तुत करती है। थर्ड है संघीय परिषद के सदस्यों को संघीय सभा में बोलने का अधिकार है, परंतु मत देने का अधिकार नहीं है, इस बारे में हम आपको पहले ही बता चुका हूँ। फोर है जिन विषयों पर संघीय सभा में वाद विवाद हो रहा हो उन पर संघीय परिषद को प्रस्ताव पेश करने का अधिकार है। यही कुछ पॉइंट है, जो 4-5 पॉइंट है, ये आप अच्छे से याद रखिए। एक राजनीतिज्ञ थे रेफर्ड, ये राजनीतिज्ञ का नाम आप इससे पहले भी हम आपको बता चुका हूँ कि एक राजनीतिज्ञ थे रेफर्ड। इनके अनुसार सबसे उत्तरदायी और सबसे प्रभावशाली कार्य कथाकथित विधानमंडल का नहीं अपितु कार्यपालिका का है। कहने का तात्पर्य है कि जो सबसे उत्तरदायी का कार्य होता है या फिर जो सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली कार्य होता है वो विधानमंडल का नहीं होता, वो कार्यपालिका का होता है। व्यवहार में संघीय परिषद अधिशासनिक कृत्यों के साथ ही महत्वपूर्ण विधायी कृत्य भी करती है। थर्ड नंबर की पॉइंट है, ये रेफर्ड को आप याद रख सकते हैं। थर्ड है वित्तीय शक्तियाँ, यानी कि संघीय परिषद को क्या वित्तीय शक्तियाँ प्राप्त है, यानी कि फाइनेंशियल पावर कितना है, इसके बारे में हम जानते हैं। इसके भी कुछ पॉइंट हैं, वो हम देखते हैं। पॉइंट है फर्स्ट, यह संघीय बजट को तैयार करती है और उनको संघीय सभा के सामने स्वीकृत के लिए प्रस्तुत करती है। सेकेंड, यह परिसंघ के वित्तीय प्रशासन को चलाती है। थर्ड, यह संघीय सरकार के खर्च और आमदनी का हिसाब संघीय सभा में प्रस्तुत करती है। फोर्थ, यह राजस्व तथा अन्य करों का संग्रह करती है। 5, यह संघीय सरकार के बारे में खर्च की देखभाल करती है और उनकी स्वीकृति संघीय सभा में देती है। ये कुछ फाइनेंशियल पावर जो संघीय परिषद को प्राप्त है। नेक्स्ट, न्यायिक शक्तियाँ क्या प्राप्त है, तो इसके बारे में जानते हैं। यह संघीय सरकार के विभिन्न विभागों के निर्णयों के विरुद्ध प्राइवेट व्यक्तियों की अपीलें सुनती है। यह संघीय रेलवे प्रशासन के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनती है, या यदि कैंटनों में धार्मिक आधार पर कोई भेदभाव हो तो यह कैंटनों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनती है। इसी तरह अगर कैंटनों में कोई व्यापार संबंधी या संधि उन्धि के लिए झगड़े हुए तो उसका भी यही निवारण करती है। अब आते हैं हम अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है हमारा संघीय परिषद या सरकार तथा संघीय सभा या संसद में संबंध। कहने का तात्पर्य है कि संघीय परिषद या सरकार, जिसे हम सरकार भी कर सकते हैं, तथा संघीय सभा अपने देश की तुलना करें तो या संसद, अपने देश की अगर उसकी तुलना करें तो वह संघीय परिषद हमारी सरकार हो गई और उनके संघीय सभा हमारा संसद हो गया। इसके बीच में संबंध क्या है, इसके बारे में अब हम जानते हैं। तो इन दोनों के बीच जो संबंध है वो कुछ इस प्रकार है। संघीय परिषद के सदस्य संघीय सभा द्वारा ही चुने जाते हैं और उनकी कार्यकाल संघीय सभा के समान ही होती है। यदि संघीय सभा के दोनों सदनों में से एक संशोधन की मांग करे और दूसरा इसका विरोध करे तथा जनमत संग्रह उस संशोधन की मांग का समर्थन करे तो उस स्थिति में दोनों सदन भंग कर दिए जाते हैं और नया चुनाव होता है या नई संघीय सभा नई संघीय परिषद का चुनाव करती है। संघीय परिषद का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष स्विट्जरलैंड का राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति कहलाते हैं। वे भी 1 वर्ष के लिए संघीय सभा के द्वारा चुने जाते हैं। इस बारे में हम आपको विस्तृत जानकारियाँ इसी वीडियो में दे चुका हूँ, तो आप मुझे उम्मीद है कि आपको वो बात बिल्कुल याद होगा। अगर आप थोड़ा भी भूल रहे हैं तो इस वीडियो को फिर से देखिए, क्योंकि वो टॉपिक जो था वो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वाला वो इम्पोर्टेंट था, उस पर नंबर उठता है। आपको वो टॉपिक एग्जाम में निश्चित रूप से लिखना है।
चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। संघीय परिषद के सदस्य साथ साथ संघीय सभा के सदस्य नहीं रह सकते। ये सब जो बातें अभी लिखी गई है, ये हम जो इससे पहले पढ़े हैं, इसका कंक्लूजन है। कहने का तात्पर्य है जी कि जो कंटेंट हम बनाए हैं उसका जो ये भाग का कंटेंट है, ये पहले वाले का सारांश है, उसका निष्कर्ष है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो उसी का छोटा छोटा पॉइंट लेके इन दोनों में आप कंपैरिजन कीजिए, और कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट, स्विट्जरलैंड में विधायकों पर निषेधाधिकार यानी कि वीटो लगाने की शक्ति राष्ट्रपति को नहीं दी गई है। स्विट्जरलैंड में न तो राष्ट्रपति संघीय सभा का विघटन करवा सकता है, न ही संघीय सभा संघीय परिषद को अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटा सकती। तो स्विट्जरलैंड का आज का टॉपिक नंबर अर्थात टाइप 3 यहीं पे समाप्त हो रहा है। हमें उम्मीद है आपको यह टाइप निश्चित रूप से अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई सवाल हो, कोई डाउट हो, कुछ सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से बताइए, निश्चित रूप से पूछिए और निश्चित ही रूप से सुझाव भी दीजिए। हम बिल्कुल आपकी सुझाव का अमल करेंगे, क्योंकि हम आपके लिए ही, आपकी परीक्षा के लिए ही हम आपको ये कंटेंट उपलब्ध करा रहे हैं। तो आपको किस तरह से समझना है, अगर इस तरह से कोई भी प्रश्न हो, मन में जिज्ञासा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। हम निश्चित रूप से आपके जिज्ञासा पर काम करने की कोशिश करेंगे। आप हमारे सोशल अकाउंट पे भी जुड़ जाइए। फेसबुक पेज है भारत स्टडीज, और टेलीग्राम भी, जो कि 2 टेलीग्राम मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। एक तो हमारे चैनल का टेलीग्राम ग्रुप है, वो भी है भारत स्टडीज, उस पर आप ज्वाइन हो जाइए। और एक आपका LNMU का टेलीग्राम ग्रुप है, उस पर भी आप ज्वाइन हो जाइए। आपको देखना है कि उस टेलीग्राम ग्रुप में क्या इस वीडियो का पूरा लिंक दिया हुआ है। सभी वीडियो का एक लाइन से आपको लिंक मिलेगा, जिसमें मिलेगा भारत स्टडीज का सभी के LNMU का क्लास 1 से लेकर और अभी तक का वीडियो, सिर्फ उसी में आपको ज्वाइन होना है। तो आज के लिए क्लास यहीं पे। चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, शेयर जरूर करें, शेयर जरूर करें आप, क्योंकि हो सकता है कि कोई आपके ऐसे मित्र हो जिन्हें अब तक नहीं पता कि क्या यूट्यूब के इतिहास में कोई ऐसा भी पहली बार कर रहा है कि कोई यूनिवर्सिटी के लिए, वो भी LNMU की यूनिवर्सिटी के लिए, कोई ऑनर्स पेपर का पूरा कंटेंट उपलब्ध करा रहा है। उसे नहीं पता हो तो आप शेयर कीजिएगा, तो उसे पता चलेगा और वो भी तैयारी अपना अच्छे से कर सकते हैं। तो अपने दोस्तों का फ़ायदा करना भी आपका दोस्ती का फ़र्ज है, तो निश्चित रूप से कीजिए। गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक। पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम की तैयारी डट के करते रहिए।